R2 कोचिंग सेंटर में जेक का 2022 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। देखें हमारे R2 कोचिंग सेंटर चैनल में। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो पहले विद्युत आवेश के बारे में आप लोग सीखे हमसे। आवेश किसे कहते हैं? तो पहले देखिए, धातु जो होता है मेरा, धातु में मेटल जितना भी है उसमें सभी में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इसमें गतिशील करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन के प्रभाव, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश के नाम से जाना जाता है। विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है और Q बराबर IT होता है। I विद्युत धारा और T फॉर समय। यानी कि हम दूसरे रूप में आवेश को कह सकते हैं कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखें, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट कूलाम है। कूलाम ने इसका खोज किया था, इसलिए इसको एसआई यूनिट अपने नाम पर रखा है विद्युत आवेश का। अब यहाँ सीखे, एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कितना विद्युत आवेश होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? तो वोल्टमीटर हमारा एक युक्ति है, यंत्र है, यंत्र को युक्ति भी कहा जाता है। इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम को पासर क्रम भी कहा जाता है, पासर क्रम भी कहा जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि धातु जो हमारा होता है सामान्यतः द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, सामान्यतः द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है पारा। पारा इसका सूचित करते हैं Hg से। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सुनेगा हम लोग। अल्काइन का समान सूत्र लिखें। तो अल्काइन का समान सूत्र जानने से पहले आप एक अल्केन का जान लीजिए। अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n। उसके बाद अल्कीन, इसका दूसरा ग्रुप है, अल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, सॉरी। और एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n, इतना होता है। और अल्काइन का समान सूत्र होता है, अल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n और -2। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। एल्केन जो होता है हमारा, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और अल्कीन नंबर 2 और नंबर 3, अल्कीन और अल्काइन, ये दोनों क्या होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग चुना? तो मेंडल ने मटर के पौधे के लिए चुना था। अब पता है कि मटर के पौधे के लिए क्यों चुना होगा, ऐसा तो कुछ कारण होगा। तो इसका कारण क्या था कि मटर का पौधा जो है हमारा कम ही समय में क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। साथ में क्या हो जाता है, इसका एक गुण, विशेष गुण क्या है कि पौधा हमारा आनुवंशिकता के गुण को दिखाता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को
चुना था। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखें। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। तो पहले जैव निम्नीकरण को सीखें। जैव निम्नीकरण क्या होता है? तो जैव निम्नीकरण जो पदार्थ जीवों के अपशिष्ट से बना है, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर गोबर, पेड़ पौधा के छिलका और जितने भी सजीव है इनके अपशिष्ट, ये सारे क्या होता है? जैव निम्नीकरण। यहाँ हमें पूछा एक उदाहरण दे, यहाँ आपका 3 उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करता है? तो पहले उत्पादक के बारे में जानेंगे। उत्पादक क्या है? जो धरती में अपने आप उगते हैं, उसी को उत्पादक कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर घास, यानी कि घास एक उत्पादक है। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो पहला बात, मिट्टी जरूरी रहेगा। सेकेंड, O2 जरूरी रहेगा। सूर्य के प्रकाश जरूरी रहेगा, और लवण जरूरी रहेगा, और जल जरूरी रहेगा। ये हमारा घास के लिए जरूर होता है। यानी कि घास क्या है? उत्पादक के लिए इन 5 जरूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट 8वां नंबर, ये 3 मार्क का। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसी परिपथ में धारा की गणना करें। यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है तो कितना होगा? तो यह ध्यान से सुने। पहले एम्पियर, तो एम्पियर क्या है? एम्पियर एक यंत्र है। एम्पियर क्या है? एक यंत्र है जो क्या कहता है? विद्युत धारा को मापता है। अब एम्पियर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि विद्युत धारा का खोज एम्पियर साइंटिस्ट ने किया था। इसलिए इसे एम्पियर कहा जाता है। अब यहाँ सुने कि 500 कूलम को 10 मिनट में कितना धारा होगा? तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर IT, और I को निकालने के लिए Q/T लिखते हैं। तो Q कितना दिया है? Q दिया है तुम्हारा 500 कूलम, और T दिया है 10 मिनट। यानी कि 10 मिनट को तुम सेकेंड में बदलेगा तो 60 से गुना करना होगा। तो 0 से 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा, यानी कि 5/6 इसका एम्पियर है। नंबर 9, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता? तो पहले तुम लोग को जानकारी के लिए तुमको बताते हैं, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, और R जो होता है व्यतकर्मानुपाती एरिया का होता है। एरिया माने क्या होता है? तो एरिया माने क्षेत्रफल होता है। यानी कि प्रतिरोध मेरा क्या है? क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। और क्षेत्रफल को कम करेंगे तो प्रतिरोध अधिक होगी। तो कहने का मतलब क्या है? अगर हमारा प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा के मान कम होती जाती है, और प्रतिरोध घटता है तो धारा का मान अधिक होते जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो तुमको समझ में आ गया होगा कि जब प्रतिरोध किस पे निर्भर करती है? क्षेत्रफल पर। यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो धारा कम होगी। उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा कि जब प्रतिरोध को फिर से क्या करेंगे? अधिक करेंगे। 9 नंबर का बी, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला बात, 1 नंबर में पदार्थ की
प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति का नहीं मतलब कॉपर का है कि एल्युमिनियम का तार है। कॉपर में अधिक चालकता होती है, एल्युमिनियम में थोड़ा कम चालकता होती है। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति के बाद तापमान पर निर्भर करती है। तापमान क्या है? टेम्परेचर टी, यानी कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होती है? बढ़ जाती है। और तीसरा निर्भर करती है लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई को एल से सूचित करते हैं। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि जब सीधा आती है तो ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ती है। नेक्स्ट चौथा नंबर, और प्रतिरोध एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एरिया को अभी तुम लोग को बताए हैं कि एरिया माने क्षेत्रफल होती है। क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो करंट अधिक होती है। और अगर यदि एरिया को अधिक करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा तो करंट ऑलरेडी अधिक होगी। इसी प्रकार क्या करते हैं कि क्षेत्रफल को कम किया जाए तो प्रतिरोध अधिक होगी, उस समय करंट की मान अधिक होती है।